कहानी हमें ले जाती है बॉस्टन, एक आम सा कुछ हद तक गरीब मोहल्ला। यहाँ रहता है 20 साल का विल हंटिंग। और वो काम क्या करता है? दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक MIT में सफाई का। हाँ, मतलब बाहर से देखें तो एक बिल्कुल साधारण सा नौजवान। लेकिन यही कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है ना? MIT जहाँ दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग हैं, वहीं एक अनदेखा जीनियस फर्श साफ कर रहा है। ये उसकी जो छिपी हुई काबिलियत है और उसकी जो सामाजिक आर्थिक हकीकत है, उसके बीच की गहरी खाई दिखाता है। बिल्कुल, उसकी बुद्धि तो दुनिया के बेस्ट लोगों जैसी, पर मौके बिल्कुल अलग। और उसकी ये जो असाधारण काबिलियत है वो अचानक सामने आती है। MIT के गलियारे में एक ब्लैक बोर्ड लगा है, हाँ, जिस पर प्रोफेसर जेरार्ड लैम्बो ने गणित का एक बहुत ही मुश्किल सवाल लिखा है, ऐसा जिसे उनके सबसे होशियार छात्र भी हल नहीं कर पाए। और विल वहां से गुजरता है, सवाल देखता है और वो उसके दिमाग में अटक जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, शायद अपने लिए एक चुनौती की तरह लेता है। उसके पास घर पर कोई खास साधन भी नहीं है। सही। तो वो रात भर जागकर बाथरूम के एक मामूली से शीशे पर उस मुश्किल समीकरण को हल कर डालता है। ये उसके अंदर की जबरदस्त बौद्धिक आग दिखाता है। बिल्कुल। अगले दिन वो चुपके से बिना किसी को बताए उस ब्लैक बोर्ड पर सही जवाब लिख देता है। और जब प्रोफेसर लैम्बो और उनके छात्र वो हल देखते हैं, जाहिर है सब हैरान रह गए होंगे। हाँ, लैम्बो तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उनके किसी छात्र ने ये किया है, और वो इस रहस्यमयी गणितज्ञ को ढूंढने में लग जाते हैं। मगर कहानी सिर्फ विल की दिमागी काबिलियत तक ही नहीं है। इसी दौरान हम विल की जिंदगी का दूसरा ज्यादा विस्फोटक पहलू देखते हैं। हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है और बचपन में उसे परेशान करने वाले एक लड़के से उसकी भिड़ंत हो जाती है। और विल बिना सोचे समझे गुस्से में उस पे हमला कर देता है। नतीजा, पुलिस आती है और विल गिरफ्तार। ये हमें दिखाता है कि उसकी बेमिसाल बुद्धि के साथ साथ उसके अंदर गहरा गुस्सा भी है, शायद पुराने जख्मों से उपजा दर्द और हिंसा की प्रवृत्ति भी। सही कहा। ये उसके किरदार की पहली बड़ी उलझन है। ये उसके व्यक्तित्व की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ वो दिमाग है जो पता नहीं क्या क्या समझ सकता है, दूसरी तरफ वो अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे हैं जो उसे बार बार मुसीबत में डाल देते हैं। उसकी आक्रामकता असल में शायद उसके अंदर के डर और असुरक्षा का ही बाहरी प्रदर्शन है। उधर प्रोफेसर लैम्बो हार नहीं मान रहे। वो एक और पहले से भी ज्यादा मुश्किल सवाल बोर्ड पर लिखते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर वो और उनके साथी 2 साल से काम कर रहे थे। अरे बाप रे। और इस बार विल उसे हल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, पर वो इतना चालाक है कि प्रोफेसर को चकमा देके भाग निकलता है। यहीं प्रोफेसर लैम्बो को एक अहम बात पता चलती है। उन्हें मालूम होता है कि विल की MIT में सफाई की नौकरी कोई आम नौकरी नहीं, अच्छा, बल्कि असल में कोर्ट द्वारा दी गई कम्युनिटी सर्विस थी, मतलब सजा के तौर पर समाज सेवा। ये जानकारी विल की हालिया गिरफ्तारी और उसकी छिपी हुई प्रतिभा को एक साथ जोड़ देती है। और अब मामला पहुंचता है अदालत में। विल किसी वकील के बिना खुद अपना केस लड़ता है। क्या बात है। अपनी तेज बुद्धि और कानूनी समझ से वो जज और बाकी सबको हैरान कर देता है। लेकिन उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना लंबा और गंभीर होता है कि जज उसे जेल भेजने का फैसला करते हैं। यहाँ प्रोफेसर लैम्बो कहानी में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वो विल की क्षमता को पहचान चुके हैं और उसे गणित की दुनिया के लिए एक अनमोल हीरे की तरह देखते हैं, शायद अपने लिए भी एक बड़ी उपलब्धि का जरिया। हाँ, हो सकता है। वो जानते हैं कि विल जेल में बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो जज से बात करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, लैम्बो जज को यकीन दिलाते हैं कि वो विल की जिम्मेदारी लेंगे। जज विल की रिहाई 2 कड़ी शर्तों पर मंजूर करते हैं। क्या शर्तें थी वो? पहली शर्त, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर लैम्बो के साथ बैठकर गणित की एडवांस समस्याओं पर काम करना होगा। ठीक है, ये तो विल के लिए शायद ठीक था। हाँ, और दूसरी, जो विल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होती है, उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक यानी थेरेपिस्ट के पास सेशन के लिए जाना होगा। ओहो, और विल को लगता होगा कि उसे क्या जरूरत है इसकी। बिल्कुल, पर जेल से बचने के लिए वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। गणित वाले हिस्से में तो विल उम्मीद से ज्यादा अच्छा करता है। वो लैम्बो के दिए सबसे मुश्किल सवालों को भी ऐसे हल करता है जैसे वो बच्चों का खेल हो। लैम्बो की तो आंखें चमक उठी होंगी। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उन्होंने गणित की दुनिया का अगला रामानुजन या आइंस्टीन खोज लिया है। लैम्बो का सपना शायद विल के जरिए गणित का सबसे बड़ा सम्मान, फील्ड्स मेडल जैसा कुछ जीतना है। लेकिन थेरेपी वो बिल्कुल अलग कहानी बन जाती है। विल थेरेपी को एक जंग की तरह लेता है। वो अपनी तेज जुबान, हाजिर जवाबी और दूसरों की कमजोरियों को भांप लेने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करता है। उसका मकसद थेरेपिस्ट की मदद लेना नहीं, बल्कि उसे भगाना होता है। और वो इसमें कामयाब भी होता है। एक के बाद एक कई माने हुए थेरेपिस्ट हार मान लेते हैं। एक डॉक्टर को वो उसकी लिखी किताब पढ़कर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। बाप रे। दूसरा उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश में नाकाम रहता है, क्योंकि विल उसके हर पैंथरे को पहले ही समझ लेता है। ये विल का क्लासिक बचाव का तरीका है, हमला सबसे अच्छा बचाओ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि विल का दिमाग जितना तेज है,
उतना ही वो भावनात्मक रूप से बंद है। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता। उसका ये दूसरों को दूर धकेलना, उनका मजाक उड़ाना असल में उसके अपने गहरे डर, अपनी असुरक्षा और शायद बचपन के बुरे अनुभवों का नतीजा है। वो डरता है कि अगर कोई उसके असली रूप को देख लेगा तो उसे फिर से चोट पहुंचेगी, उसे छोड़ दिया जाएगा। प्रोफेसर लैम्बो लगभग हार मान चुके होते कि विल कभी थेरेपी में टिकेगा ही नहीं। तभी उन्हें अपने कॉलेज के पुराने दोस्त और एक तरह से प्रतिद्वंद्वी शॉन मैगवायर की याद आती है। शॉन मैगवायर? हाँ, शॉन कभी लैम्बो जितना ही प्रतिभाशाली था, पर अब वो एक कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाता है, अकादमिक दौड़ से लगभग बाहर। लैम्बो थोड़ी अनिच्छा से शॉन से मदद मांगते हैं। शॉन पहले तो साफ मना कर देते हैं। शायद लैम्बो के साथ उनका अपना कुछ पुराना हिसाब किताब है, कोई अनकही प्रतिस्पर्धा हो सकता है। लेकिन जब लैम्बो विल की असाधारण, लगभग अलौकिक प्रतिभा का जिक्र करते हैं, उसकी तुलना भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जैसे किसी स्वशिक्षित जीनियस से करते हैं, तो शॉन की पेशेवर जिज्ञासा जाग उठती है। अच्छा। वो इस अनसुलझी पहेली जैसे लड़के से मिलने को तैयार हो जाते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे अहम रिश्ता शुरू होता है, विल और शॉन का। पहले सेशन में विल अपनी पुरानी तरकीबें आजमाता है। वो शॉन के ऑफिस में घुसते ही उसकी निजी चीजों, खासकर शॉन की बनाई एक पेंटिंग का बेरहमी से मजाक उड़ाता है। शॉन ज्यादातर शांत रहता है, वो विल के खेल को समझ रहा होता है। लेकिन विल हद तक पार कर देता है जब वो शॉन की गुजर चुकी पत्नी का जिक्र करके उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश करता है। ओह, ये तो बहुत। हाँ, इस बार शॉन का धैर्य जवाब दे जाता है। वो अचानक विल को पकड़ता है, दीवार से सटा देता है और बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी का जिक्र किया तो वो उसे जान से मार देगा। बाप रे, ये विल के लिए एक शौक रहा होगा। पहली बार कोई उसकी दिमागी चालों से डरा नहीं, बल्कि एक सच्ची गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। बिल्कुल, शॉन ने एक सीमा तय कर दी। इस हिंसक टकराव के बावजूद शॉन केस छोड़ने से इनकार कर देता है। वो विल में कुछ देखता है, शायद अपना ही अक्स। अगले सेशन के लिए वो विल को अपने दफ्तर की बंद दीवारों से निकालकर पास के एक पार्क की बेंच पर ले जाता है। माहौल बदल देता है। और वहां उस खुली हवा में शॉन विल को वो आईना दिखाता है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। वो कहता है कि विल ने दुनिया भर की किताबें पढ़ी होंगी, कला, इतिहास, युद्ध, प्यार, सबके बारे में ज्ञान हासिल किया होगा। लेकिन उसने असल में इनमें से कुछ भी जिया नहीं है, महसूस नहीं किया है। शॉन कहता है, तुम माइकल एंजेलो की पेंटिंग के बारे में सब बता सकते हो, पर तुम सिस्टीन चैपल में खड़े होकर ऊपर देखने पर कैसा महसूस होता है, वो गंध, वो एहसास नहीं बता सकते। वाह। वो कहता है, तुम बस एक बच्चे हो जिसे पता नहीं वो क्या बात कर रहा है। ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। शॉन विल के बौद्धिक अहंकार के किले को भेदता है। वो बताता है कि असली समझ और ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी जीने से, अनुभव करने से, रिश्ते बनाने से और यहाँ तक कि दर्द सहने से आता है। सही बात है। शॉन विल की भावनात्मक अपरिपक्वता को उजागर करता है, जिसे विल अपनी किताबों और ज्ञान के पीछे छुपाता आया था। ये विल को सोचने पर मजबूर कर देता है। शॉन की इन बातों का गहरा असर होता है। अगले कुछ सेशंस में विल ज्यादातर चुप रहता है, जैसे वो शॉन की बातों पर सोच विचार कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बहुत हिचकिचाहट के साथ वो खुलने लगता है। अच्छा, क्या बताता है? वो स्काइलर के बारे में बताता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक अमीर और समझदार छात्रा है जिससे वो हाल ही में मिला है और जिसे वो पसंद करने लगा है। लेकिन वो ये भी कबूल करता है कि वो इस रिश्ते को लेकर डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर स्काइलर उसके असली रूप को जान गई, उसकी गरीबी, उसका अनाथ होना, उसका मुश्किल अतीत, तो वो उसे छोड़ देगी। वो परफेक्शन की तलाश में है। उसे लगता है कि वही उसे स्वीकार्य बनाएगा। यहीं पर शॉन अपनी जिंदगी का अनुभव साझा करता है। वो बताता है कि कैसे उसकी पत्नी की छोटी छोटी कमियां या अजीब आदतें, जैसे सोते हुए गैस छोड़ना, वही वो चीजें थीं जो उसे सबसे प्यारी लगती थीं और आज उसे उन्हीं की याद आती है। शॉन का मकसद विल को ये समझाना है कि असली रिश्ता परफेक्शन पर नहीं टिकता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को जानने, समझने और उन्हें प्यार करने से बनता है। बहुत खूबसूरत बात कही। हाँ, और ये पहली बार है जब विल शायद किसी बड़े की बात सच में सुन रहा है, क्योंकि शॉन उपदेश नहीं दे रहा बल्कि अपनी जिंदगी का सच साझा कर रहा है। उधर विल और स्काइलर का रिश्ता आगे बढ़ रहा होता है। स्काइलर सच में विल को पसंद करती है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाने वाली है। विल उसके साथ वक्त बिताता है, लेकिन वो लगातार झूठ बोलता है, अपने अनाथ होने की बात छुपाता है, अपने मुश्किल बचपन को छुपाता है, यहाँ तक कि 12 भाइयों की एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। ये फिर से उसका वही पैटर्न है, असुरक्षा और सच्चाई का डर। वो एक झूठी पहचान का मुखौटा पहने रखता है। उससे लगता है कि उसका सच इतना बदसूरत है कि कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ये अटैचमेंट अवॉइडेंस का एक क्लासिक उदाहरण है।
मतलब करीबी रिश्ते बनाने की चाहत तो है, पर साथ ही उसका एक गहरा डर भी है। और ये डर तब हकीकत बनता दिखता है जब स्काइलर उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहती है। विल एकदम से घबरा जाता है, वो पीछे हटने लगता है, बहाने बनाता है, बहस तेज हो जाती है और गुस्से और डर के मिले जुले आवेग में विल वो सच उगल देता है जो से वो छुपा रहा था कि वो गरीब है, अनाथ है, उसकी जिंदगी वैसी नहीं जैसी दिखती है। स्काइलर ये सब सुनकर भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उससे प्यार करती है, वो उसकी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन विल का डर और वो जो आत्मघृणा है वो उस पर इतनी हावी हो चुकी होती है कि वो इस प्यार को स्वीकार ही नहीं कर पाता। और तब वो सबसे कठोर बात कहता है, जो असल में अपने डर का ही इजहार है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इस एक वाक्य से वो उस रिश्ते को तोड़ देता है जो शायद उसे भावनात्मक रूप से बचा सकता था। ये कितना दुखद है, आत्मविनाश का पल। इसी बीच विल पर दूसरी तरफ से भी दबाव बढ़ रहा होता है। प्रोफेसर लैम्बो उसे उसकी क्षमता के लायक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरियों और थिंक टैंक्स में इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। लेकिन विल जानबूझकर इन मौकों को बर्बाद कर देता है। एक इंटरव्यू में तो वो अपनी जगह अपने मजदूर दोस्त चक सुलिवन को भेज देता है। क्या? चक को? वो क्या करता होगा इंटरव्यू में? जाहिर है चक गणित या क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानता और इंटरव्यू खराब कर देता है। यहाँ तक कि वो NSA यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो देश की खुफिया जानकारी और कोड तोड़ने का काम करती है, वहां से मिले एक बेहद प्रतिष्ठित नौकरी के ऑफर को भी ठुकरा देता है। ये लैम्बो को बहुत निराश करता होगा। बिल्कुल। लैम्बो और शॉन के बीच विल के भविष्य को लेकर जबरदस्त वैचारिक टकराव होता है। लैम्बो का मानना है कि विल पर दुनिया का कर्ज है कि वो अपनी इस दुर्लभ प्रतिभा का इस्तेमाल करे, बड़ी समस्याओं को हल करे, दुनिया बदले। जबकि शॉन का तर्क है कि विल को पहले खुद को ठीक करना होगा, ये समझना होगा कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहता है और ये फैसला करने का हक सिर्फ विल का है, चाहे वो कोई भी रास्ता चुने। लैम्बो शॉन पे आरोप लगाता है कि वो विल को उसकी क्षमता बर्बाद करने के लिए उकसा रहा है, उसे गुमराह कर रहा है। ये वही बहस है, बाहरी दुनिया की सफलता बनाम अंदरूनी शांति और खुशी। हाँ, लैम्बो विल की प्रतिभा को एक संसाधन की तरह देखता है, जबकि शॉन विल को एक इंसान के तौर पर जिसे अपनी मर्जी से जीने का हक है। और फिर एक दिन विल को सबसे तीखी और शायद सबसे असरदार डांट उसके सबसे करीबी दोस्त चक से मिलती है। चक से? हाँ, चक जो विल के साथ ही मजदूरी करता है, उसे काम के दौरान रोककर कहता है कि वो अपनी जिंदगी और अपनी इस अनोखी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। चक कहता है कि विल के पास एक लॉटरी का टिकट है जिससे वो इस जिंदगी से बाहर निकल सकता है और उसे इस्तेमाल न करना उन जैसे दोस्तों का अपमान है जो ऐसी जिंदगी से निकलने का सपना भी नहीं देख सकते। चक एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो होता है जब वो सुबह विल को लेने उसके घर जाता है और 10 सेकंड के लिए सोचता है कि शायद आज विल यहाँ नहीं मिलेगा, शायद वो बिना बताए कहीं अच्छी जगह चला गया होगा। वो कहता है, तुम मेरे जैसे बनने के लिए बैठे हो, ये मेरा अपमान है। ये शब्द विल को अंदर तक हिला देते हैं क्योंकि उसके अपने दोस्त उसके अपने माहौल से आ रहे थे। अब कहानी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है। एक थेरेपी सेशन में शॉन फिर से विल के अतीत, उसके बचपन के दुर्व्यवहार और उसके पालक घरों में सहे गए दर्द के बारे में बात करता है। और इस बार माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए शॉन खुद अपनी जिंदगी का एक गहरा राज खोलता है। वो बताता है कि उसका पिता शराबी था और बचपन में उसे भी मारता था, ठीक वैसे ही जैसे विल के साथ हुआ था। ये शॉन की तरफ से जबरदस्त हिम्मत और सहानुभूति का प्रदर्शन है। वो खुद को विल के स्तर पर लाता है, अपनी कमजोरी और दर्द को साझा करता है। हाँ, ये थेरेपिस्ट और मरीज का रिश्ता नहीं रह जाता, ये दो इंसानों के बीच एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का पल बन जाता है। और फिर शॉन विल की आंखों में सीधे देखकर बार बार नरमी लेकिन मजबूती से एक ही वाक्य दोहराता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो विल के बचपन में हुए दुर्व्यवहार, उसे छोड़े जाने, उसके साथ हुई हर बुरी चीज के लिए कहता है कि इसमें नन्हे विल का कोई दोष नहीं था। विल पहले से टालने की कोशिश करता है, मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि गुस्से में शॉन को धक्का भी देता है। वो इस सच को सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन शॉन पीछे नहीं हटता, वो दोहराते रहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। और आखिरकार सालों से विल ने अपने चारों ओर जो मोटी अभेद दीवारें बना रखी थीं, वो ढह जाती हैं। विल भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। वो शॉन के गले लगकर एक बच्चे की तरह फूट-फूट कर रो पड़ता है। ये उसकी जिंदगी में शायद पहली बार है जब वो अपने अतीत के उस असहनीय बोझ, उस शर्म और दर्द को पूरी तरह महसूस करता है, उसे स्वीकार करता है और शायद उससे मुक्त होने की शुरुआत करता है। ये पल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सच्ची सहानुभूति, लगातार दिया गया भावनात्मक सहारा और किसी के दर्द को बिना जज किए स्वीकार करना गहरे से गहरे जख्मों को भरने की क्षमता रखता है।
शॉन की हिम्मत और समझ ने विल को उस अपराध बोध से आजाद कर दिया जिसे वो अनजाने में ढो रहा था। इस भावनात्मक सफाई के बाद चीजें तेजी से बदलती हैं। अपने आखिरी सेशन में विल शॉन को बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो द्वारा सुझाई गई एक अच्छी नौकरी करने का फैसला किया है और वो इस फैसले से संतुष्ट लगता है। अच्छा। और शॉन भी बताता है कि वो अब खुद के लिए कुछ वक्त निकालना चाहता है और दुनिया घूरने जा रहा है। वो एक दूसरे को गर्मजोशी से अलविदा कहते हैं। अब उनके बीच एक गहरा सम्मान और अपनापन है। उसी शाम विल के 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्त चक और बाकी सब उसे एक अनोखा तोहफा देते हैं। उन्होंने मिलकर कबाड़ से एक पुरानी शेवरोले नोआ कार को ठीक करके उसे चलने लायक बना दिया है। क्या बात है, ये उनकी अटूट दोस्ती का प्रतीक है। और एक और सकारात्मक मोड़ आता है जब प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने जाते हैं। दोनों अपनी पुरानी प्रतिद्वंदिता और कड़वाहट भुलाकर सुलह कर लेते हैं। वो मानते हैं कि विल के मामले में दोनों ने अपनी अपनी जगह सही किया। ये दिखाता है कि विल के सफर ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बदला है, उन्हें भी कुछ सिखाया है। और फिर आता है कहानी का अंतिम दृश्य। अगली सुबह जब चक रोज की तरह विल को काम पर ले जाने के लिए उसकी खिड़की पर दस्तक देता है तो विल वहां नहीं होता। चक पहले थोड़ा परेशान होता है, फिर उसे विल का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जो शॉन के लिए है। चक नोट नहीं पढ़ता लेकिन वो समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी राहत भरी मुस्कान फैल जाती है। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। विल आखिरकार उस छोटे से दायरे, उस सीमित जिंदगी से बाहर निकल गया है। शॉन जब बाद में वो नोट पढ़ता है तो पता चलता है कि विल ने वो प्रतिष्ठित नौकरी नहीं ली। नोट में लिखा था, मुझे जाना है एक लड़की से मिलने। I had to go see about a girl। यानी वो स्काइलर के पास कैलिफोर्निया जा रहा है। हाँ, और उसने नोट में विदाई के लिए वही लाइन इस्तेमाल की थी जो शॉन ने सालों पहले अपने दोस्तों से तब कही थी जब उसने एक जरूरी बेसबॉल गेम छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जाने का फैसला किया था। वाह, क्या खूबसूरत और उम्मीद भरा अंत है। बिल्कुल। विल ने आखिरकार बाहरी दबावों, लैम्बो की उम्मीदें, समाज की परिभाषाएं को दरकिनार कर अपने दिल की आवाज सुनी। उसने एकेडमिक या पेशेवर सफलता के ऊपर व्यक्तिगत खुशी, प्यार और भावनात्मक जुड़ाव को चुना। तो यह कहानी सिर्फ एक असाधारण दिमाग की नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने, अतीत के भारी बोझ से मुक्त होने और अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का फैसला करने की कहानी है। सही कहा, विल की असली जीत गणित के जटिल सवालों को हल करने में नहीं थी, नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक गांठों को खोलने और प्यार को, एक रिश्ते को, एक बेहतर भविष्य की संभावनाओं को चुनने में थी। बिल्कुल। और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि सिर्फ प्रतिभा का होना काफी नहीं है, उसे फलने फूलने के लिए सही माहौल, मार्गदर्शन, सहानुभूति और सबसे बढ़कर अपनी राह खुद चुनने की आजादी की जरूरत होती है। हाँ, कभी-कभी महान क्षमता पर लादी गई उम्मीदें उसे निखारने के बजाय दबा भी सकती हैं। अंत में ये कहानी हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या समाज का हमेशा ये हक बनता है कि वो असाधारण क्षमता वाले लोगों से उनकी क्षमता के अनुरूप बड़ी चीजों की उम्मीद करे? या फिर सच्ची खुशी, संतुष्टि और शायद सच्ची महानता पाने के लिए उन्हें अपनी रफ्तार, अपनी दिशा और अपनी परिभाषाएं खुद चुनने देना ज्यादा जरूरी है? इसी विचार के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं।